तो चलिए आज बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, यानी 1000 सालों के उस तूफानी सफर की। ये एक ऐसा दौर था जहां लगातार लड़ाइयां हुई, कमाल के नए नए आइडियाज आए और कुछ महान साम्राज्य बने और बिगड़े। और यही सवाल असल में इस पूरे दौर की कहानी है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कन्नौज के लिए हुए उस जबरदस्त संघर्ष जैसे टकरावों ने आखिरकार मुगल साम्राज्य जैसे एक बहुत बड़े और मजबूत एम्पायर के लिए जमीन तैयार कर दी। तो हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक नए पावर सेंटर की बात करेंगे, फिर सल्तनत का दौर, उसके बाद आएंगे जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर शेर शाह, फिर महान मुगल साम्राज्य और आखिर में देखेंगे कि ये साम्राज्य टूटा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्ली मेडिवल पीरियड से। उस वक्त क्या हुआ कि सम्राट हर्ष का जो बड़ा साम्राज्य था वो बिखर गया और इसके पतन ने नॉर्थ इंडिया में एक कह सकते हैं कि एक पावर वैक्यूम बना दिया, मतलब शक्ति का एक खालीपन। देखिए, मगध की जो पुरानी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसकी अहमियत अब कम हो रही थी। अब नया सेंटर ऑफ पावर बन रहा था कन्नौज, और बस इसी शहर पर कब्जा करने के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। लगभग 100 साल तक ये 3 ताकतें, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, कन्नौज के लिए लड़ती रहीं। हुआ ये कि आखिर में गुर्जर प्रतिहार जीत तो गए, लेकिन इस लंबी लड़ाई ने इन तीनों को ही इतना कमजोर कर दिया कि इन्होंने अनजाने में ही बाहर से आने वालों के लिए रास्ता साफ कर दिया। और बस इसी आपसी फूट का फायदा उठाया गया। नॉर्थ वेस्ट से हमलों की एक नई लहर आई, एक ऐसी लहर जिसने सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। पहले 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया, फिर महमूद गजनवी के हमले हुए, और फिर आई 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई, जहां मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और इसी के बाद 1206 में गोरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। और फिर दिल्ली सल्तनत का दौर चला, पूरे 320 साल। इस दौरान दिल्ली पर एक के बाद एक 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। और इन सब ने मिलकर एक नया तर्को पर्शियन कल्चर और रूलिंग क्लास यहाँ स्थापित की। लेकिन सल्तनत का मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं। यहाँ कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म्स भी हुए। जैसे इल्तुतमिश ने स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल की कमाल की पॉलिसीज लागू की और घोड़ों को दागने का सिस्टम शुरू किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो टोकन करेंसी तक ट्राई की और एग्रीकल्चर के लिए एक अलग डिपार्टमेंट दीवाने अमीर को ही बनाया। अच्छा, अब सल्तनत के बाद सीधे मुगल नहीं आ गए। कहानी में एक ट्विस्ट है। बीच में एक बहुत ही काबिल अफगान लीडर आया, शेर शाह सूरी। उसने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया और कुछ वक्त के लिए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और कमाल की बात यह है कि शेर शाह ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन इन 5 सालों में ही उसने एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जिसे बाद में मुगलों ने भी अपनाया। मतलब उसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि अच्छी गवर्नेंस में होती है। यहाँ जरा देखिए कि उसके रिफॉर्म्स कितने जबरदस्त थे। मिलिट्री में करप्शन रोकने के लिए दाग और चेहरा सिस्टम को वापस लाया, जमीन को नपवाया और टैक्स को फिक्स किया। करेंसी में सुधार किए, स्टैंडर्ड चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। और हाँ, सड़कें, सोनारगांव से रोहतास तक की ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी सड़कें बनवाईं और मुसाफिरों के लिए 1700 से ज्यादा सराय बनवाईं। ये एक पूरा सिस्टम था, एक ढांचा जिस पर मुगलों ने अपनी इमारत खड़ी की। तो शेर शाह के बाद हुमायूं वापस आया और मुगल सत्ता फिर से कायम हुई। और इस बार मुगल एक नई तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने नई वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर एम्पायर्स में से एक की नींव रखी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन ज्यादा मोबाइल आर्मी। बाबर के पास एक तुरुप का इक्का था, तोपखाना और तुलुगमा जैसी नई रणनीति जिससे वो दुश्मन को किनारों से घेर लेता था। लोदी की सेना हाथियों और अपनी संख्या पर निर्भर थी। नतीजा, बाबर की जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इंडियन वॉरफेयर में एक रेवोल्यूशन था। बाबर ने तो नींव रखी, लेकिन इस साम्राज्य को असल में खड़ा किया उसके पोते अकबर ने।
सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना और 1556 से 1605 तक उसने एक छोटे से किंगडम को एक बहुत बड़े, स्टेबल और अमीर साम्राज्य में बदल दिया। इसीलिए उसे अकबर महान कहा जाता है। अब जरा मुगल साम्राज्य की सोच में आए बदलाव को देखिए। एक तरफ था अकबर, जिसकी पॉलिसी थी सुलह कुल, यानी सबके लिए शांति। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ इबादत खाने में बहसें की। और दूसरी तरफ था उसका पड़पोता औरंगजेब, जिसका शासन सख्त इस्लामिक कानूनों पर आधारित था। उसने जजिया फिर से लगा दिया, दरबारी संगीत पर बैन लगा दिया और कुछ मंदिरों को तोड़ने के हुक्म भी दिए। मतलब एक ही एम्पायर, लेकिन दो बिल्कुल अलग विचारधारा। और मुगलों की विरासत भी कमाल की है। शाहजहां के दौर को तो गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद सब उसी की देन है। वहीं औरंगजेब ने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी हद तक फैलाया, लेकिन दक्कन में लगातार चली लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया और विद्रोह की आग भड़का दी। यानी साम्राज्य शिखर पर भी था और पतन की तरफ भी बढ़ रहा था। और फिर आया साल 1707। औरंगजेब की मौत हुई और उसके साथ ही वो मजबूत सेंट्रलाइज्ड मुगल पावर तेजी से बिखरने लगा। देखिए, औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए वो कमजोर थे। गद्दी के लिए लड़ाइयां होने लगीं। दरबार में सैयद ब्रदर्स जैसे ताकतवर गुट बन गए जो बादशाह को अपनी कठपुतली समझते थे। मतलब साम्राज्य को दीमक अंदर से ही चाट रही थी। और ये पतन का एक लंबा दौर था। 1707 में औरंगजेब की मौत से जो संकट शुरू हुआ वो बढ़ता ही गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया। फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई और 1764 में बक्सर की लड़ाई ने एक नई ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया। और आखिरकार 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया। एक महान साम्राज्य का एहसास हुआ। तुम मुगल साम्राज्य एकदम से गायब नहीं हो गया, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई, रीजनल ताकतें उठ खड़ी हुईं। दक्कन में मराठे, पंजाब में सिख, आगरा के पास जाट और बंगाल, अवध और हैदराबाद के गवर्नर तो एक तरह से आज़ादी हो गए। ये सब अब सत्ता के नए सेंटर थे। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? मध्यकालीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दौर था जहां चीजें लगातार बदल रही थीं। एक ताकत के गिरने से दूसरी को उठने का मौका मिलता था और इसी उथल-पुथल के बीच एक कमाल का कल्चरल फ्यूजन हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन में नए-नए प्रयोग हुए। तो सवाल ये उठता है कि जब मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था तो अगली सुबह पर किसका हक होने वाला था? जाहिर है, इस पुराने सिस्टम के टूटने से जो खालीपन पैदा हुआ उसने भारत के इतिहास के एक बिल्कुल नए और शायद सबसे नाटकीय चैप्टर के लिए स्टेज तैयार कर दिया था, कॉलोनियल एरा।